सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। यह कहानी ली गई है उनकी पुस्तक मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है बस एक ही इच्छा। उसका भोला भाला चेहरा न जाने क्यों मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित किए जा रहा था। उसने मेरा सूटकेस पकड़ा और कमरे की ओर चल दिया। कमरे से संबंधित सभी जानकारियां देने के बाद, अच्छा बाबूजी, मैं चलूं? कहकर मेरी स्वीकृति के बाद वो लौट गया। उसका शांत चेहरा किसी मजबूरी का एहसास करा रहा था। हाथ मुंह धोने के उपरांत मैंने चाय के लिए घंटी बजाई। दरवाजा बंद था। आहट पाकर मैंने दरवाजा खोला तो देखा वही लड़का आकर खड़ा है। मैं उसके चेहरे को देखकर भूल ही गया कि किस कार्य के लिए मैंने उसे बुलाया है। बाबूजी, कहिए, उसने पूछा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुझे याद आया, हाँ, नाश्ते में क्या क्या मिल जाएगा? बाबूजी, ब्रेड मक्खन है, आलू का पराठा है, गोभी का पराठा है, मूली का पराठा है। आपको क्या चाहिए? ऐसा करो, 1 कप चाय और 2 टोस्ट ला दो। एक बार इच्छा हुई कि इससे पूछूं, किंतु हिम्मत नहीं हुई। ना जाने क्या सोचेगा कि अभी अभी तो आया हूं और आते ही नाम पूछना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद नाश्ते की ट्रे लिए वो फिर से आ गया और मेज पर रखकर वो कहने लगा, और कुछ चाहिए साहब? कहते हुए उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। नहीं, कुछ नहीं, तुम भी लो हमारे साथ। वो धीरे से मुस्कुराया और धन्यवाद कहता हुआ चल दिया। दिन भर व्यस्तता के चलते जब मैं शाम को लौटा तो कुछ होटल कर्मियों के साथ उसको गेट पर खड़ा पाया। मेरे कमरे में पहुंचते ही कुछ देर बाद वो भी कमरे में चला आया और बड़ी आत्मीयता से पूछने लगा, बाबूजी, आपने खाना खाया? नहीं, इतनी फुर्सत ही कहाँ मिली कि खाने के लिए समय निकाल पाता। पर तुम्हें कैसे पता? वो खड़ा खड़ा एक गहरी सोच में डूब गया और मैं भी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे पता कि आज मैंने खाना नहीं खाया। इसने ऐसा प्रश्न क्यों किया? होटल में तो हजारों लोग आते हैं, क्या सभी से पूछते हैं ये लोग? नहीं नहीं, इन लोगों को क्या मतलब है इन सब बातों से? ये तो नौकर है, इन्हें ही क्या, मालिक को भी क्या पड़ी? उसे तो बस किराए से मतलब है। हालांकि मेरे पूरे तन मन में उसके प्रति अपनत्व का भाव संचारित होने लगा था। आत्मीयता जागृत हो उठी थी और देह रंध्र से बाहर छलकने के लिए विकल हो रही थी। तभी मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो देखा कि वो अभी भी गहरी सोच में जस का तस खड़ा था। अंततः मैंने साहस जुटाकर उससे पूछ ही लिया, क्या नाम है तुम्हारा? जी, विक्रम। मैं कुछ और पूछना चाहता था कि नीचे से घंटी बजते ही विक्रम हड़बड़ाकर बोला, बाबूजी, अभी थोड़ी देर के बाद आऊंगा। और तब वो चल दिया। इस बार वो आया तो लेकिन देर से। मैं भी तब तक उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। उसके आते ही मैंने उससे पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? जी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़? और कितनी पढ़ाई करी है? जी, 8वीं पास की है। तो यहाँ किसके साथ आए हो? जी, हमारे गांव में एक लड़का है, उसी के साथ आया हूँ। उसने कहा था अच्छी जगह नौकरी दिला दूंगा और बस तब से यही हूँ। कितना पैसा मिलता है? जी, 300 रुपये। तो फिर बुराई क्या है? अच्छा खाना पीना और 300 रुपये मिल जाते हैं। नहीं बाबूजी, रात दिन मेहनत करने के बाद सूखी तनख्वाह 300 रुपये मिलते हैं। अब आप ही बताइए कि कैसे गुजारा होगा। 8वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? बाबूजी, मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं। मुझे आगे पढ़ाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। 1 साल घर में खाली रहा, बहुत हाथ पैर मारे काम की तलाश में, किंतु कहीं काम नहीं मिला। हम 4 भाई बहन हैं। एक बहन बड़ी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। कितनी कोशिश करते हैं परंतु गरीब लोग हैं ना बाबूजी, कौन पसंद करता है गरीबों की बेटी को? 2 भाई मुझसे छोटे हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं। पिताजी की इच्छा तो थी कि मैं किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाऊं और कुछ पैसे कमाकर बहन की शादी करवा दूं। उन्हें क्या पता था कि मैं यहाँ किस स्थिति में हूं। वे तो हर बार खत में यही लिखते हैं कि तुमने इस महीने इतना कम मनी ऑर्डर क्यों भेजा? बाबूजी,
3 साल से मैंने अपने भाई बहनों की शक्ल तक नहीं देखी। कहकर उसका गला रुंध गया था और आंखों में आंसू भी छलक आए थे। गांव गए ही नहीं? नहीं बाबूजी, जाता भी कैसे? पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। जितनी तनख्वाह मिलती है सब मनी ऑर्डर कर देता हूं। यदि गांव गया तो अपने लिए कपड़े बनवाने पड़ेंगे, साथ ही कुछ सामान भी खरीदना पड़ेगा। फिर आने जाने का किराया भी तो चाहिए ना बाबूजी। 2 महीने की तनख्वाह तो ऐसे ही चली जाएगी, तो छोटे भाइयों की फीस कहाँ से दूंगा? छुट्टी जाऊंगा तो उतने दिनों के पैसे भी कट जाएंगे। बस यही सोच कर नहीं जा पाता हूं। घर में भी तो याद करते होंगे तुम्हें। खूब याद करते हैं बाबूजी। चिट्ठी लिखते हैं कि जल्दी घर आ जाओ। मैं भी लिख देता हूं कि अगले महीने तक आ जाऊंगा। परंतु 3 साल से वो दिन कभी नहीं आया बाबूजी, जब मैं अपने गांव जाकर अपने भाई बहनों के गले लग सकूं। मन तो बहुत होता है बाबूजी अपने छोटे भाई बहन को देखने का, लेकिन 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 अपने देश मेरे लिए परदेश हो गया। उसने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती तुम्हारी? सिसकियां भरते हुए कहने लगा। बदनसीब की किस्मत में पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है बाबूजी। आते समय पिताजी कह रहे थे कि बर्तन मांज कर ही लोग बड़े बड़े साहब बने हैं। 24 घंटे की नौकरी है, काम कर करके बदन पूरी तरह टूट जाता है। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मन करता है बस थोड़ा सा आराम मिल जाए, वो भी नसीब नहीं। अब ऐसे में पढ़ाई लिखाई करने की बात तो सोचना भी। थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे का पूरा भाव बदल गया था। बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, बाबूजी, मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि चाहे मैं जिस भी हाल में रहूं, किंतु मैं अपने भाइयों को खूब पढ़ाऊंगा। इतना पढ़ाऊंगा कि वे एक दिन बहुत बड़े साहब बन जाएं। चाहे मुझे कुछ भी ना दें, मेरा क्या है, आधी जिंदगी भाइयों की लिखाई पढ़ाई में गुजर जाएगी, उसके बाद कोई चिंता नहीं। इतने में फिर घंटी की आवाज आई। बाबूजी माफ करना, अपना समझकर आपसे ना जाने क्या 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 बैठा। आप भी क्या सोचेंगे, कैसा पागल लड़का है। रजिस्टर में आपका नाम पोखरियाल पढ़कर मुझे लगा आप भी पहाड़ के हैं। नहीं तो कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य याद कीजिएगा बाबूजी। कहकर वो चल दिया। तब से आज तक वो मासूम चेहरा मेरी स्मृति पटल पर ज्यों का त्यों अंकित है, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया।